इस एपिसोड की शुरुआत में मिंजू और योंगजो किस करते हैं, लेकिन योंगजो अचानक पीछे हट जाती है। उसे अभी तक अपने इमोशन को लेकर क्लैरिटी नहीं होती और मिंजू उससे कहता है कि वो आराम से सोच ले। बाकी विलेजर्स काफ़ी रिलीव्ड फील करते हैं जब दोनों सेफली माउंटेन से वापस आते हैं, लेकिन सब नोटिस करते हैं कि मिंजू काफ़ी कंसर्न दिख रहा है योंगजू के लिए। ये चीज़ योंगजू को इरिटेट करती है और सबसे कहती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो सब लोग कहते हैं कि हम ऐसे कब कहे थे। यहीं पर मिंजू तो काफ़ी खुश लगता है। फिर घर जाते वक्त योंगजू मिंजू को डांटती है सबके सामने अच्छे से उसके साथ बिहेवियर करने के लिए, और वो मिंजू को ब्लॉक करती है। जैसे ही वैसे एक वक्त में मिंजू ने उसे ब्लॉक किया था। फिर अगली सुबह मिंजू उठता है तो देखता है कि चान उसका पास सो रहा होता है। दोनों कल रात काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुके थे। चान टेंशन में था बैंक की डेट को लेकर और कहता है वो एक मैच मेकिंग एजेंसी के लड़के के साथ डेट पे गई है। तो यहीं पर मिंजू सोचता है कि योंगजू से और कितना वेट करवाएगी। दूसरी तरफ बांग डेट पर होती है और देखती है कि चान उन्हें देख रहा है। उसके दिमाग में बार बार चान ही चल रहा होता है, इसलिए वो उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। जब वो उसे मना करती है वो लड़का गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन चान इंटरफियर करता है। उसके बाद दोनों एक बीच पर जाते हैं जहाँ बांग चैन से पूछते हैं क्या हम डेट कर सकते हैं। चैन एग्री करता है और काफ़ी खुश होता है। दूसरी ओर योंगजू भी मिंजू के बारे में ही सोचती रहती है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे बोलने की। बाद में वो अपनी टीम के साथ ब्रेवरी जाती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि बांग और चैन अब कपल बन गए हैं। अब काम स्टार्ट होता है। मिंजू योंगजू से डिस्टेंस बना के रखता है और वैसे वम बिहेव नहीं करता जैसे पहले करता था। वो एक नए बैच ऑफ बीयर का टेस्ट करते हैं और दो सैंपल के बीच डिफरेंट डिस्कस करते हैं। दूसरे जीसंग में प्लानिंग डायरेक्टर को मार्केटिंग डायरेक्टर गुस्सा दिलाता है। प्लानिंग डायरेक्टर सोचता है कि वो चाहे तो नए प्रोडक्ट को फाइल होता देख लेगा, लेकिन मार्केटिंग डायरेक्टर को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। दूसरी तरफ मार्केटिंग डायरेक्टर योंगजू पर प्रेशर डाल रहा होता है प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। फिर योंगजू थक कर घर आती है। उसकी ग्रैंडमदर उससे कहती है कि वो बदल गई है। रात में योंगजू गलती से मिंजू को कॉल कर लेती है, लेकिन प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है। मिंजू ऑलमोस्ट उससे पूछने वाला होता है कि क्या मैं तुम्हारा घर आऊं, लेकिन खुद को रोक लेता है। अकेली बैठती योंगजू अपने इमोशन के बारे में सोचती है और वो कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट डे मीटिंग होती है जहाँ टीम थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है कि अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। सुक्चो और योंगजो सबके लिए कॉफ़ी ले आते हैं। जब वो लोग अपने फेवरेट कॉफ़ीज़ के बारे में बताते हैं, योंगजो के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो सजेस्ट करती है कि वो लोग अलग अलग फ्लेवर और अल्कोहल के साथ एक बीयर सीरीज लॉन्च करें ताकि कस्टमर अपने मूड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सके। और कहते हैं कि आजकल का लोग सिर्फ नशा करने के लिए नहीं पीते बल्कि टेस्ट के लिए पीते हैं, इसलिए इसे और रिस्पेक्टिंग द स्टाइल ऑफ ईरा कहती है। योंगजो अपने नए कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। तभी बेकमुक लिक्वर का एक मार्केटिंग मैनेजर आती है। उसके नाम होती है जूही। तभी वहाँ मिंजू भी आता है। यहीं पर वो जूही से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो योंगजू पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मिंजू कहता है कि ये मेरा एक्स है। फिर जूही योंगजू को उन दोनों का लव स्टोरी कहती है और कहती है वो मेरी बाल बांधा करता था और जब मैं डांस करके आती थी तब मुझे कॉफ़ी लेकर आता था। जिसे सुनकर योंगजू क्लियरली जेलस फील करती है। जब जूही वहाँ से कार के ओर जाने लगती है तब गिर जाती है तो मिंजू मदद करने जाता है। इससे पहले वो योंगजू को देखता है तो योंगजू कहती है कि मदद करो। यहीं पर सब लोग योंगजू को ही देखते हैं। जब मिंजू जूही की मदद करता है तब योंगजू गुस्से से निकलती है, जिसे देखकर मिंजू खुश होता है। तभी जूही मिंजू का हाथ में योंगजू की हेयर बैंड देखती है और कहती है स्कूल टाइम पे मैं मेरी बाल टाई करने कही थी, लेकिन तुम एक बार भी मेरे बाल बांधे नहीं थे। तो इसका मतलब ये था कि जूही सब झूठ बोली थी योंगजू से। दूसरी ओर योंगजू अकेली फॉर्म में खड़ा होकर गुस्से में अपने आप से बातें करती है। उसके दिमाग में ये भी आता है कि अगर उसके मिंजू के साथ हाई स्कूल का लव स्टोरी होता तो
ओ कैसी होती, जहाँ उसकी इमेजिनेशन में मिंजू से पकड़ लेता है और कैजुअली उसे डेट पर पूछता है। जब वो ये सब सोच रही होती है तभी मिंजू उसके पास आता है। यहीं पर वो योंगजू से पूछता है क्या तुम जेलस हो, लेकिन योंगजू मना करती है। योंगजू फिर बंग से हेल्प मांगती है एक ड्रेस चूज करने के लिए डेट पर जाने। योंगजू डेट पर पहुंचती है। मिंजू से देखकर स्टार स्ट्रक हो जाता है। वो उसके लिए फ्लावर लाता है तो योंगजू कहती है कि मुझे ये फ्लावर पसंद आई है। तो मिंजू कहता है कि वो उसे हर वो चीज दिलाएगा जो वो पसंद करती है। दोनों काफी अच्छा वक्त बिताते हैं, लेकिन जब योंगजू घर आती है तो घर में दादी नहीं होते। तभी एक फोन कॉल आता है और वो हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो एक बेड के पास झुकती है जहां उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो चुकी होती है। वही ड्रेस पहनते हुए योंगजू फनरल फॉर्मेलिटीज स्टार्ट करती है। उसे अपनी ग्रैंडमदर की एक वॉइस नोट मिलती है। रिकॉर्डिंग में ग्रैंडमदर कहती है कि उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई थी, लेकिन उन्हें लगता है अब उनका टाइम आ गया है। वो योंगजू से कहती है तुम तुम्हारे इमोशन को कभी छुपाओ मत। और ये उनके लिए एक ऑनर था कि वो योंगजू की ग्रैंडमदर बनी। योंगजू फनरल के दौरान स्माइल करते हुए सबको कहती रहती है कि वो ठीक है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन तब बदल जाता है जब उसके फादर वहां पहुंचते हैं। एक छोटा फ्लैशबैक दिखाता है जब उसके फादर और मदर उसे उसकी ग्रैंडमदर के पास छोड़कर चले गए थे। तब उसके फादर सिर्फ 21 के थे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते थे। आज के वक्त में योंगजू उनसे कहती है कि उसने अपनी ग्रैंडमदर के साथ एक अच्छा लाइफ बनाई। वो बाहर जाती है ये सोच कर कि वो नहीं रोएगी, लेकिन मिंजू उसके पीछे आता है और उसे हग करता है। मिंजू खुद भी रो रहा होता है, जिसे देखकर फाइनली योंगजू भी रो पड़ती है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।